हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये नया सीरीज स्टार्ट किया है मैंने, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो को बताया था कि नया सीरीज टैलीज का मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें हम कुछ बेसिक से लेके और एडवांस, पहले पूरा मेरा जो सीरीज चलेगा उसके बारे में आप जान लीजिए। पहला जो रहेगा हमारा टॉपिक रहेगा, ये रहेगा बेसिक टैली टॉपिक रहेंगे। टॉपिक वाइज बताऊंगा मैं, फिर इंटरमीडिएट टैली टॉपिक्स रहेंगे और फिर एडवांस लेवल का रहेगा। ठीक है, ये सारा टैली इसमें कुछ कवर होगा, टीडीएस, जीएसटी और बेसिक अकाउंटिंग भी बताऊंगा मैं। जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज कम है तो उसके कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। फिर जब एडवांस अकाउंटिंग, एडवांस टैली की बात आएगी तो उसके बाद फिर अकाउंट्स फाइनलाइजेशन कैसे करते हैं और अकाउंट्स मंथली क्लोजिंग कैसे होती है। ठीक है, बैलेंस शीट फाइनल कैसे होती है, उस लेवल तक हम जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद हम स्पेसिफिक थोड़ा और एडवांस लेवल पे आएंगे और स्पेसिफिक अलग अलग इंडस्ट्रीज में कैसे अकाउंटिंग होती है। मल्टीपल अगर यूनिट है किसी कंपनी की, कंसोलिडेशन कैसे होती है, एनजीओ की अकाउंटिंग कैसे होती है। ठीक है, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में अकाउंटिंग कैसे होती है, मैंने अलग अलग दे रखा है इसमें। होटल होटल मैनेजमेंट का अगर देखा जाए, होटल में क्या अकाउंटिंग होती है, हॉस्पिटल में क्या होती है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी में कैसे अकाउंटिंग होती है, एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग कंपनी में कैसे अकाउंटिंग होती है, एफएमजीसी कंपनी, फूड एंड बेवरेजेस, उसमें क्या अकाउंटिंग एंट्री होती है, उसका बिल्कुल सैंपल के साथ में हम इसको लेके चलेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम बेसिक अकाउंटिंग टैली से। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, उससे ऊपर आ जाते हैं हम। और मैं वो जो मतलब अपना इसमें सेशन में जो जो चीज बताऊंगा उसका मैं एक पीडीएफ वर्ड भी साथ में अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसको देख के आप टैली की एंट्रीज की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे सैंपल दिए हैं मैंने इसमें। ठीक है, उससे आप कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस चलेगी। इंट्रोडक्शन टू टैली। तो जी, ये तो है टैली ईआरपी। एक्चुअली क्या है टैली का और एडवांस, एक और आ चुका है एडिशन जिसे टैली प्राइम बोलते हैं। फीचर लगभग सेम है। ठीक है, उसमें कुछ और एडवांस फीचर्स है। ठीक है, बाकी बेसिक अकाउंटिंग, जीएसटी और ये सारी चीज ऐसी ही है, सेम है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बेसिक अकाउंटिंग से हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, इंटरफेस। इंटरफेस में सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रही है गेटवे टैली है। ठीक है, मतलब कंपनी इन्फो आता है, यहाँ से आपको सबसे पहले तो कंपनी सेलेक्ट कीजिए। अगर आपने कंपनी कंपनी कोई है तो सेलेक्ट में आप क्लिक करोगे तो वो कंपनी आपको शो हो जाएगी यहाँ। जैसे यहाँ विवेक के नाम से मैंने कंपनी खोली हुई है। ठीक है, वो आ गई। अगर कंपनी नहीं है यहाँ पर तो हमको एक कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्रिएट, हम इस टॉपिक पे सीधा आते हैं, क्रिएटिंग अ कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं। अब कंपनी क्रिएट करेंगे फॉर्च्यून फॉर्च्यून मैन्युफैक्चरिंग, एम एफ जी, ये कर देते हैं। ठीक है, बिलिंग एड्रेस हम रखेंगे जनकपुरी, दिल्ली, इंडिया। ठीक है, इंडिया डालेंगे, स्टेट है दिल्ली, पिन कोड है 110058, टेलीफोन नंबर जो डालना है वो डाल देते हैं, मोबाइल नंबर डाल देते हैं 9015069729। ईमेल, ईमेल मेरा ईमेल आईडी डाल देता हूँ, vivek.chan1587@.com। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 1/4/23 से। बिगिनिंग भी 1/4/23 से ही हो रही है। ठीक है, पासवर्ड रखना है या नहीं रखना है, मेरे को पासवर्ड नहीं रखना। अगर रखना होगा तो पासवर्ड जब रखोगे ना आप, टैली जैसी ओपन करोगे तो वो पासवर्ड मांगेगा, तभी वो आप एंटर कर पाओगे। तो मैं इसमें पासवर्ड नहीं रखता। सिंबल यही है, रुपीज में ही होगा, INR में। ये सब ओके है। डेसिमल प्लेसेस कितने होने चाहिए जो आप अमाउंट लिखोगे, 2 डेसिमल प्लेस चलते हैं। तो ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई, फॉर्च्यून मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो कंपनी, सबसे पहला स्टेप हमारा हो गया कंपनी का। लेजर क्रिएशन, लेजर क्रिएशन कैसे करते हैं। अब देखो,
अब मैं देखता हूँ इसमें कौन-कौन से लेजर एग्जिस्टिंग है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले पे जाएँगे, डिस्प्ले के बाद अकाउंट्स और यहाँ लेजर। तो यहाँ मेरे पास पहले से एग्जिस्टिंग कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 होते हैं, ठीक है? उसके बाद मुझे और लेजर क्रिएशन करनी है, तो लेजर क्रिएशन मैं किसकी करूँगा? सबसे पहले मैं कॉन्ट्रा वाउचर डालूँगा, तो मैं लेजर क्रिएट करता हूँ, कैश का तो है मेरे पास, मुझे बैंक का लेजर क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूँगा, अकाउंट इन्फो में जाऊँगा, अकाउंट इन्फो, ठीक है? लेजर क्रिएट, ठीक है? मैं डालता हूँ आईसीआईसीआई बैंक और अंडर ग्रुप क्या है इसका? ग्रुप है इसका। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं टैली स्टार्ट तो किया है मैंने, अब इस पे व्यूज़ पे डिपेंड करेगा, जैसे अगर इस पे व्यूज़ ठीक आते हैं, तो मैं फिर इसमें पूरा जो अकाउंटिंग बेसिक्स है, अब जैसे जिसको अकाउंटिंग बेसिक नहीं आते हैं, वो भी बीच-बीच में वीडियो डालता रहूँगा। मतलब बिल्कुल कहते हैं ना गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट कैसे होता है, क्या चीज़ होती है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर और वो सारी चीज़ें, लायबिलिटी, एसेट, ये सब कुछ बिल्कुल बेसिक से सिखा दूँगा, ठीक है? तो ये आईसीआईसी बैंक जो है, ये बैंक अकाउंट के अंडर आता है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है, बैंक टाइप करते ही बैंक अकाउंट आ गया, 1 4 से 60। बैंक डिटेल ना चाहो तो आप यहाँ पर यस करके बैंक डिटेल आ सकती है, इसमें आप अपना बैंक अकाउंट नंबर और सारी चीजें डाल सकते हो, पर मुझे अभी जरूरत नहीं है। तो आईसीआईसी बैंक एड्रेस दिल्ली का है, जनकपुरी, दिल्ली, स्टेट 110058। ठीक है, अब एक और चीज है, अब जैसे मैंने ये लेजर बना लिया, अब मेरे को क्या करना है, इसमें कुछ एडिशन करने हैं, एडिट करना है इसको, तो मैं सेम अकाउंट इन्फो लेजर और यहाँ क्रिएट के बाद डिस्प्ले और ये आ रहा है अल्टर, मैं अल्टर को क्लिक करूंगा और ये आईसीआईसीआई को क्लिक करता हूँ मैं, तो मेरे को यहाँ आईसीआईसीआई बैंक, मेरे को एक काम करना है कि मुझे बैंक अकाउंट लिखना है और साथ में मुझे अकाउंट का नंबर भी डालना है, ताकि अगर मेरे को अकाउंट नंबर कहीं देना है तो मैं बार बार चेकबुक निकाल के ना देखूं, मैं टैली से ही देख सकूं। तो अकाउंट नंबर जैसे 1055 है सपोज, ठीक है, तो मैंने यहाँ डाल दिया, अल्टर ऐसे करते हैं, अल्टर करना हो तो, ठीक है। और मैं अब 1 4 से मैं बुक्स लिख रहा हूँ अपनी, 1 4 2023 से, लेकिन मेरा बैंक अकाउंट तो पिछले कई साल से चला आ रहा होगा, तो मेरे को ओपनिंग बैलेंस डालना होगा 1 4 को कितना बैलेंस था। तो सपोज मेरे अकाउंट में 2 2.5 लाख रुपए पड़े थे, 2.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में, ठीक है। तो और हमेशा बैंक का बैलेंस है ना डेबिट ही आएगा, कैश नेगेटिव तो नहीं जा सकता, वो बैंक में अमाउंट नेगेटिव नेगेटिव जाएगा वो सिर्फ एक केस में, अगर हमने बैंक से ओडी लिमिट ली हुई है तो। ओडी लिमिट के बारे में बताऊंगा आपको क्या होता है, एक तरह का लोन होता है, उसमें बैंक एक तरह से लोन की लिमिट दे देता है हमें कि माइनस में भी हम यूज कर सकते हैं उस अमाउंट को, नेगेटिव चला जाता है वो हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस जो होता है, उस पर वो जितना नेगेटिव जाता है उस पर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसे ओडी लिमिट बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो 2.5 लाख रुपए मैंने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, ठीक है। तो अब क्या है, सबसे पहले हमारी यहाँ पर, पहले तो मैं ये बता देता हूँ अंडरस्टैंडिंग ग्रुप एंड सब ग्रुप। अब जैसे मैं बैलेंस शीट पे क्लिक करता हूँ, बैलेंस शीट में आपको एसेट साइड दिखाई दे रही है और लाइबिलिटी साइड दिखाई दे रही है। एसेट एक ग्रुप है, एसेट के अंदर सब ग्रुप आ गए, करेंट एसेट है, लाइबिलिटी में लाइबिलिटी ग्रुप है, इसके अंदर करेंट लाइबिलिटी आ गई, ठीक है। तो ऐसे सब ग्रुप होते हैं। और अब आते हैं हम सबसे पहले कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर वहां यूज करते हैं जहां पर कैश और बैंक या बैंक और बैंक को की ट्रांजैक्शन हो रही है। उसका एग्जांपल देता हूं मैं, सपोज मैंने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, तो एक और काम करना पड़ेगा हमें, जैसे अकाउंट्स लेजर और ऑल्टर, यहाँ कैश है, ठीक है ना, कैश मेरे पास ओपनिंग बैलेंस में कुछ ना कुछ तो पड़ा होगा, ऐसा तो नहीं बिल्कुल खाली पड़ा हूँ मैं, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि मेरे पास 1 लाख रुपए कैश पड़ा था ओपनिंग में, बैंक कंपनी में कुछ कैश तो पड़ा होगा ना,
ठीक है, 1 लाख कैश और 2.5 लाख रुपए हमारे बैंक में पड़े हुए हैं। तो कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री जो होती है वो होती है या तो हमने कैश डिपॉजिट किया हो, ठीक है, या बैंक से कैश निकाला हो, या तो कैश जमा किया तब भी कॉन्ट्रा से एंट्री होगी, और बैंक से अगर निकाला है तो भी कॉन्ट्रा से एंट्री होगी। तो हम वाउचर डालते हैं, तो हमने कॉन्ट्रा डाला, ये कॉन्ट्रा, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, और मेरी मैंने वो बनाया हुआ है, देखो इसमें ये एंट्री है, कॉन्ट्रा वाउचर दिखाई दे रहा है आपको। हमें 1,000 रुपया बैंक से ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर 1,000 फ्रॉम बैंक टू कैश अकाउंट, मतलब कैश विड्रॉ करना है, एक तरह से विड्रॉल है। तो हम यहाँ पर कैश को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे, और कितने रुपए से करेंगे, 1,000 से। ये देखो यहाँ पर सपोज मैंने सैंपल पर्ची लगाई हुई है, ये 10,000 है, तो मैं 10,000 ही मान लेता हूँ, मैंने 10,000 रुपए निकाले हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर चेक से कर रहे हैं हम, सेल्फ का चेक काट के भी डालते हैं ना, सेल्फ, मैंने अपने एम्प्लॉय को एक सेल्फ 10,000 का सेल्फ का चेक बना के दे दिया, जाओ कैश विड्रॉ कर लो, तो उस चेक का नंबर डाल देंगे, ठीक है। ये जैसे कोई पर्सनली बंदा जाता है अपना कैश विड्रॉ कराने, तो मैं पर्ची भर के भी विड्रॉ कर सकता हूँ। जैसे ये है, मैं अपने बैंक अकाउंट में गया और मेरे को कैश निकालना है, तो मैं अपना एक विड्रॉल स्लिप भरूंगा और वो कैश निकाल लूंगा वहां। बाकी कंपनीज में कैश निकालना होता है तो वो चेक के थ्रू ही निकलता है, चेक साइन करके, या तो प्रोपराइटर जो होता है वो चेक साइन कर देगा, कंपनी में ऑथराइज सिग्नेटरी वो चेक साइन कर देंगे और विड्रॉ करके ले आएंगे, ऐसे ही सीन होता है। तो कैश नरेशन डालना जरूरी होता है, नरेशन जरूर डालनी होती है, और वो मैं बताऊंगा जैसे जैसे आगे आगे बढ़ेंगे ना टैली का, मैं और बताऊंगा तो नरेशन क्यों जरूरी होती है। नरेशन में मैं तो कहता हूँ अपने स्टाफ को ना, जितना नेसेसरी हो, जितनी जरूरत हो, मैक्सिमम नरेशन लिख दो, उसमें समझ, ये जरूरी नहीं है 11वीं क्लास में 11th क्लास में होता है ना बीइंग अमाउंट, वो जरूरी नहीं लिखना, मेरे को चाहिए कि पूरी कहानी लिख दो, उसमें क्या क्या चीज हुई है, ये पेमेंट क्यों करी है, बिल कौन सा था, ठीक है। कैश विड्रॉल, कैश विड्रॉल अगेंस्ट चेक नंबर, जो भी चेक नंबर है वो, ठीक है। तो ये कैश हमने विड्रॉ किया है। अब दूसरी एंट्री क्या है, दूसरी एंट्री है हमारी, सपोज बैंक से मेरे पास, ये तो हमने किया, कैश विड्रॉ किया, अब मैंने कैश डिपॉजिट किया, तो उसमें हम बैंक को डेबिट करेंगे, आईसीआईसीआई बैंक डेबिट किया, और कैश किया क्रेडिट। अब मैंने 5,000 रुपए बैंक में जमा किए, अब 5,000 रुपए जमा किए, मेरे पास उसमें 500 रुपए के 4 नोट थे, और 100 रुपए के मेरे पास 10 नोट थे, और 50 या 8 लगाओ, 8 नोट 500 के तो 4,000 ये हो गए, 100 नोट 10 के तो 1,000 ये हो गए, तो 5,000 रुपए थे, क्या है, कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट। तो अब देखो एक और, अब देखो डिस्प्ले अकाउंट्स लेजर, कैश का अकाउंट देखना चाहूँ मैं, तो इसमें क्या था, ओपनिंग नीचे देखो, ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है, 1 लाख, फिर 10,000 रुपए कैश विड्रॉ हुआ, और 5,000 रुपए डिपॉजिट हुआ, ठीक है। तो कैश बैलेंस मेरे पास 1,05,000 रुपए हुआ, मतलब 1 लाख रुपए मेरे पास पैसे पहले से बड़ा था, फिर मैंने 10,000 रुपए बैंक से निकाल लिया, फिर उसमें से 5,000 जमा करा दिया, तो मेरे पास इन हैंड जो बचा वो 1,05,000 रुपए बचे। ऐसे ही बैंक का अगर लेजर देखेंगे हम, आईसीआईसीआई बैंक का, इसमें क्या था, मेरे पास 2.5 लाख रुपए पड़े हुए थे, 2.5 लाख में से 10,000 रुपए निकालने, हमने ये देखो ये दिखाई दे रहा है,
10,000 निकाले तो 2,40,000 बच गए। फिर 5,000 रुपए हमने जमा किए तो वो 2,45,000 हो गए। तो लेजर ऐसे दिखाई देगा। ये लेजर कैसे देखना है हमें? डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक्स और लेजर। अब यहाँ पर ऊपर हम टाइप कर लेंगे, कैश होगा तो कैश और अगर बैंक होगा तो बैंक। ठीक है, और एंटर कर देंगे, ये दिखाई दे जाएगा हमें सारा। ये तो हुआ कॉन्ट्रा। और कॉन्ट्रा एक जगह और यूज होगा, वो देखते हैं। सपोज मेरे पास, और मैं उसकी कंडीशन भी बताता हूँ कैसे। एक बैंक है HDFC, अकाउंट नंबर है उसका, ठीक है, और बैंक अकाउंट के अंदर खोल देता हूँ इसको मैं। और ये किस रीजन से होती है एंट्री, वो मैं बताता हूँ किस कंडीशन में यूज होती है। इसमें भी मेरे पास 1,00,000 बैलेंस पड़ा हुआ है। अब क्या हुआ, अकाउंट्स लेजर अल्टर करता हूँ, चलो दोबारा करते हैं इसको। HDFC में मेरे पास बैलेंस 1,00,000 नहीं, मेरे पास पड़ा है, सपोज कंडीशन बनानी पड़ेगी ना आपको समझाने के लिए। मेरे पास 10,000 रुपए पड़े हैं, ठीक है। अब क्या है, एक ना HDFC से मेरी एक EMI जाती है, सपोज मेरी कंपनी की एक EMI जाती है हर महीने, वो 10 तारीख में या 31 तारीख में, जब भी 1 तारीख में लगती है। तो अब क्या, मेरे अकाउंट में जो EMI लगती है वो 15,000 रुपए महीने की लगती है। लेकिन अभी मैं अगर देखूं HDFC मेरे पास कितना अमाउंट पड़ा हुआ है, इसको मैं डिस्प्ले अकाउंट्स लेजर में वही स्टेप देखो, डिस्प्ले अकाउंट्स और लेजर, और HDFC खोल के देखूं मैं, तो यहाँ 10,000 रुपए पड़े हुए हैं, पर पेमेंट कितनी जानी है, 15,000। तो मेरे को क्या करना है, अपने बैंक से ट्रांसफर करूंगा ICICI से और HDFC में। तो मैं कॉन्ट्रा के थ्रू करूंगा वो भी। तो उसमें क्या करूंगा, डेबिट करूंगा मैं HDFC, ठीक है, और ICICI को मैं क्रेडिट करूंगा और 5,000 रुपए ट्रांसफर कर दूंगा वहां पर। आजकल तो मैक्सिमम ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है, तो इसको चेक की जगह हमें इलेक्ट्रॉनिक में हम अदर में कर सकते हैं ना, अदर में, ठीक है। मतलब अदर में ये हो सकता है IMPS कराया हो आपने या फिर RTGS कराया हो। RTGS ट्रांसफर, ठीक है, 1 अप्रैल को हमने HDFC में ट्रांसफर कर दिया। अब 10 अप्रैल में हमारी एक EMI लगनी है HDFC में, वो है, सपोज फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ 14,500 की है। तो अब हमारे पास HDFC में कितना बैलेंस है, अब HDFC में हमारे पास नीचे आकर देखो ये 15,000 है, मतलब कि वो EMI अगर लगती भी है तो वो क्रेडिट हो जाएगी, बाउंस नहीं होगी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कॉन्ट्रा का आपको। अब क्या है, हम पेमेंट वाउचर बनाते हैं। अभी हमारी कॉन्ट्रा क्लियर हुआ है ना, तो एक पेमेंट वाउचर बना के देख लेते हैं हम। पेमेंट वाउचर में सपोज मुझे पेमेंट करनी है, एक वेंडर है मेरे पास, हाँ, पेमेंट वाउचर के लिए F5 प्रेस करता हूँ मैं, वाउचर में जाके और F5, ठीक है। अब मेरे को करना है ये बैंक से, ICICI बैंक से पेमेंट करनी है। अब पेमेंट करनी है, लेजर मेरे पास कोई है नहीं जिसको पेमेंट पेमेंट किसको करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर होगा, क्रेडिटर मतलब लेनदार, जिसको हमसे पैसा लेना है, तो वो कोई मेरे पास है नहीं अभी। तो या तो मैं लेनदार को पेमेंट करूंगा या डायरेक्ट मैं एक्सपेंस में बुक कर दूंगा। सपोज ऐसा होता है कि मैंने किसी को वो मेरे को किताबें खरीद, वो एक सपोज रजिस्टर खरीदना है ऑफिस के लिए, सिंगल एक रजिस्टर, तो मैं क्या करूंगा, कैश दे दूंगा ऑफिस बॉय को, जा तू रजिस्टर खरीद के लिया। अब वहां पर मैं वेंडर तो खड़ा नहीं करूंगा, सपोज वो रजिस्टर 50 रुपए का है, तो मैंने कैश दिया और उसको कहा कि तो रजिस्टर लिया, तो वो 50 रुपए का रजिस्टर लेके आया, तो मैं उसका क्या करूंगा, मैं उसको सिंपल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी स्टेशनरी में क्रेडिट कर, में डेबिट कर दूंगा स्टेशनरी अकाउंट। और ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है।
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में फ़र्क है। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होता है जो डायरेक्ट हमारे प्रोडक्शन को या हमारे जो इनकम का सोर्स होता है उससे इंटरलिंक होते हैं। उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस में डालते हैं। जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में का रेंट होता है, ठीक है? ट्रेड इनवॉल्व्ड है, भाड़ा हमने कच्चा माल मँगवा रहे हैं, उस पे जो भाड़ा लगता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। ये एडमिन कॉस्ट है एक तरह से, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो मैं ₹50 का ₹50 तो बहुत कम हो गए, ₹150 का मैंने स्टेशनरी मंगवाई थी तो मैंने उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया। तो अमाउंट तो नरेशन डालनी बहुत ज़रूरी है। पेड और रजिस्टर अमाउंट पेड पहले तो टू लिखना है। टू किसको है? मिस्टर एबीसी और रजिस्टर परचेज, ठीक है? रजिस्टर परचेज और इसमें हम एंटर कर देंगे। अब क्या होगा? ये खर्चा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में हमारा चला गया ₹150। अब प्रॉफिट एंड लॉस में देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये डायरेक्ट एक्सपेंस में दिखाई दे रहा है आपको, ये एंटर करेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये तो शुरुआत में बहुत ये एंट्री जब डलेंगे ना बहुत सारा लंबा चौड़ा ये सीरीज चलेगा मेरा, तो आपको दिखाई देंगी सारी। अभी क्या है ना, पेमेंट की एंट्री उसके बाद करेंगे, इसमें कुछ खर्चे डालेंगे पहले तो, जब जिसकी वेंडर खड़ा हुआ उसके बाद हम पेमेंट की एंट्री करेंगे, ठीक है? और वो एक और एंट्री कर लेते हैं हम पेमेंट की। इसमें मैंने कैश इसके बेसिस पे मेरा थोड़ा वो भी खड़ा हो जाएगा, क्या बोलते हैं, लेजर भी बन जाएंगे। एक और क्रिएट करते हैं हम लेजर, पोस्टेज एंड कुरियर, ठीक है? मैंने कोई कोरियर किया है, ठीक है ना? उसमें भी मैंने ऑफिस बॉय को भेज दिया, ये 2 कोरियर करके आ जाओ। कोरियर के ₹200 लगे, तो कोरियर भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है? उसमें ₹200 डाले मैंने, पेड टू मिस्टर एक्स वाई जेड या मिस्टर राज टुवर्ड्स कोरियर चार्जेस, ठीक है? तो पी&एल देखेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो सामने पी&एल दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब मेरे को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में देख रहे हो आप, ₹350 खड़े हो गए। तो ₹200 पोस्टेड कोरियर और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹150, ठीक है? तो होपफुली आपको वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको समझ आया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ और उसको आगे लेके जाएँगे। इसमें परचेज़ और वो सारी चीज़ें हैं, ये आएँगे इसमें हमारे जो बेसिक वाउचर्स डलते हैं। ठीक है, अभी के लिए गुड बाय।